लो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में भारतीय संविधान के 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों को एक साथ वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये सभी जो टॉपिक हैं मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से तैयार करा दूंगा। बस आपको बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ एक पेन और कॉपी लेके रखिएगा जिससे आप अपने नोट्स भी बनाते चलें। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहले पॉइंट में है भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था और किसने किया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान के अनुसार किया गया था। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके प्रावधान के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट देख लीजिए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अस्थायी अध्यक्ष याद रखना है तो वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो हैं BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946। देखिए दो दिन का गैप है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, अब है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखना है आपको। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950, ये भी आपको डेट याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, ये वाला पॉइंट इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, इस वीडियो में नहीं है, तो आप हमारे तरफ से नोट डाउन कर लें। इसीलिए कहते हैं कि पेन कॉपी आप लेके रखें। ठीक है ना? कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अब अगला पॉइंट इसमें है वो देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। दोनों डेट आपको याद रखनी है, बल्कि तीनों। अभी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक और उसी दिन पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्हें चुना गया था। ठीक है ना? अब आपको देखना है अगला पॉइंट। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और लास्ट पॉइंट इसका आज का देख लीजिए। इस पृष्ठ का लास्ट पॉइंट देख लीजिए। भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो जब ये अंगीकृत हुआ था उस दिन कुल कितने अनुच्छेद थे संविधान के? भारतीय संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 12 भाग थे। वर्तमान में देखिए 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है। अब एक एक करके इसे पढ़ लेते हैं। पहला भाग देख लेते हैं।
आज हम आपको क्या क्या कंप्लीट कराएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा होने वाला है और इसमें आप समझ लीजिए कि आपका 40% भारतीय संविधान तैयार हो जाएगा और इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप पे सॉल्व भी होंगे। चलिए पहला भाग देख लेते हैं, भाग 1, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 में ये वर्णित है, अनुच्छेद 1 से 4 में ये वर्णित है। अब अनुच्छेद 1 में देख लीजिए, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। सीधा सीधा यही एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत राज्यों का क्या है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है, या उसमें 4 ऑप्शन में और भी कुछ दिया रहता है, तो आपको याद रखना है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 कह रहा है संसद को, यहां पे संसद को हाईलाइट करो, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, किसे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार किसे मिला है, तो संसद को है। कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। अब अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। संसद साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, किसी राज्य के गठन का अधिकार किसे है, संसद को है। किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र में उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसे है, तो संसद को है। लेकिन वो किस बहुमत से, साधारण बहुमत से, कोई विशेष बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत से करेगा, अनुच्छेद 3 के तहत। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी। विधि नहीं होगी, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा इसे। लेकिन ये शक्ति किसके पास है, तो केवल और केवल संसद के पास है। आप जानते हैं कि संसद जो है वो किससे मिलकर बनती है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब ये साधारण बहुमत से होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में इसका कोई संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो एक एक करके फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए विधि बनाने का अधिकार केवल और केवल किसे है, संसद को है। अनुच्छेद 2 में ये वर्णित है। अनुच्छेद 3 में है संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है किसी भी राज्य के, वो आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में अंतर्गत जो भी विधि बनाई गई है वो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये फटाफट रिवीजन क्लास है, इसमें आप समझ लीजिए, इतना डिटेल नहीं जाएंगे, जो है डिटेल में पढ़ाएंगे लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है ना, आपको दिमाग लगा के पढ़ना है। अब आ जाते हैं भाग 2 पे। भाग 2 को देख लीजिए, इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में है। भाग 2 अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। और कौन से अनुच्छेद इसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में वर्णित है, नागरिकता से संबंधित है। अब इसमें है भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब ये देख लीजिए, भारत में किसके समान है, ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये हमारी तरफ से आप याद कर लीजिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे 2 नागरिकता मिलेंगी। एक तो मिलेगी यूएसए की, कि वो यूएसए का नागरिक है, और एक मिलेगी जैसे वो कैलिफोर्निया में रह रहा है तो कैलिफोर्निया की नागरिकता उसे मिलेगी। तो 2 नागरिकता उसे मिलेंगी। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, यहाँ पे अनुच्छेद 11 लिखा है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संविधान को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किसे दी गई है ये शक्ति, संसद को दी गई है। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से।
पहला है बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो इसके बारे में देख लीजिए, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, सही से देखिए ये डेट, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है ना। क्या याद करना है आपको, अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। किसके अनुसार? जन्म के आधार पर। ठीक है ना। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर क्या है? भारत के बाहर किसी देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति, भले ही वह उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से। अब ये है निम्नलिखित निम्न व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। क्या क्या कंडीशन होंगी? पहला ए में लिखा है, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह, पहला था 6 माह, वर्तमान समय है 5 वर्ष, वर्तमान कितना है? 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई व्यक्ति है जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह तक, पहले था 6 माह लेकिन वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाले व्यक्ति अगर कोई है तो पंजीकरण के माध्यम से उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। मान लीजिए उसका जन्म हुआ है भारत में और वो निवास कर रहा है, वो बच्चा निवास कर रहा है यूएसए में, तब भी उसे पंजीकरण के माध्यम से क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी है, अगर उसने स्वतः अगर भारत की नागरिकता छोड़ दी हो तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, या अगर उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तब भी उसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगर दोनों कंडीशन नहीं है तब उसे भारत का पंजीकरण के माध्यम से नागरिक समझा जाएगा। तीसरा सी वाले में ये कह रहा है, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन किसके माध्यम से? पंजीकरण के माध्यम से। कभी कभी ये होता है कि कोई भारतीय पुरुष विदेश जाके जॉब करने लगता है और वहीं पे शादी करके ले आता है, तो ऐसी महिला को भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन माध्यम क्या होगा? पंजीकरण के माध्यम से समझा जाएगा। ठीक है ना। नागरिकता तो मिल जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। चौथा है इसमें देशीयकरण के माध्यम से। अब ये देशीयकरण क्या होता है इसे समझ लीजिए। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है, कैसा है? वयस्क है, 18 वर्ष के ऊपर का है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, विदेशी है, जो 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का वह नागरिक समझा जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि विदेशी जो व्यक्ति है वो वयस्क होना चाहिए, और वो दूसरी कंडीशन ये है कि 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, तभी वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला 5वीं जो कंडीशन बनेगी, भूमि के अर्जन के द्वारा। भूमि के अर्जन के द्वारा भारत का वो नागरिक बन सकता है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है? यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय कर दिया जाता है। इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मान लीजिए कि भारत का युद्ध हुआ किसी देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो अगर वहां की कुछ भूमि को भारत ने अर्जित कर लिया, जीत लिया, तो वहां के जो नागरिक हैं, देखिए मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, बस समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी भूमि को भारत ने जीता है जो बगल के विदेश की भूमि है, तो वहां के जो रहने वाले व्यक्ति हैं जो विदेशी थे उस समय, वो भारत के देश की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे अगर भारत ने किसी भूभाग को अर्जित किया है। इतनी भी समझ में आ गई। चलिए चलते हैं आगे। अगला पॉइंट देख लीजिए,
भारत में नागरिकता का अंत कैसे होता है, भारतीय संविधान में क्या वर्णित है जिसके अनुसार नागरिकता का अंत होता है। ए है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मैंने आपको बताया था, अभी समझा रहा था देशीयकरण में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि नागरिकता का परित्याग करने पर। यह क्या है कि अगर भारत की नागरिकता का कोई व्यक्ति स्वतः ही परित्याग कर देता है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है, सी में, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अगर भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दिया जाए तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या क्या कंडीशन होंगी, तब भारतीय नागरिकता से वो भारत सरकार उसे वंचित करेगी, वो आपको पॉइंट दे रखे हैं हमने। पहला पॉइंट ये है कि संविधान के प्रति अगर कोई व्यक्ति अनिष्ठा दिखाता है, अगर कोई व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर देगी। दूसरा क्या है, युद्ध काल में अगर युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति शत्रु की मदद कर रहा है और भारत सरकार को ये पता चल जाए तो उसे नागरिकता से वो वंचित कर देगी। अगला है, अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की है तो भी भारत सरकार उसे वंचित कर सकती है। अगला इसमें है, भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पर स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये कंडीशन किसमें है, नागरिकता समाप्त होने में है। और अगला है, अगर कोई व्यक्ति बिगर बताए भारत सरकार को लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहे, अगर उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, कोई वीजा नहीं बनवाया है और लगातार 7 वर्ष तक वो भारत के बाहर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को डिटेल में पढ़ लिया है। अब भाग 3 में देख लेते हैं। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जिसे मूल अधिकार कहते हैं और जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। फंडामेंटल राइट्स में देख लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसके बारे में पहला पॉइंट देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत के मूल संविधान में जब संविधान अंगीकृत हुआ और लागू हुआ, उस समय 7 मौलिक अधिकार भारत ने अपने नागरिकों को दे रखे थे। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। रट डालिए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहले कितने मूल अधिकार थे, जब संविधान लागू हुआ तो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं, तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। तो एक कौन सा हटा, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से, मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। अब ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया मौलिक अधिकार से, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब ये संपत्ति के अधिकार को हटा तो दिया गया है, तो कहां पहुंचा दिया गया है, तो आगे लिखा है संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अब अनुच्छेद 300 का के तहत कहां, अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है, एक विधिक अधिकार बन गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक है, इतना याद हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देख लीजिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार, या तो उसे आप मौलिक अधिकार बोल लीजिए या उसे आप मूल अधिकार, एक चीज है, इंग्लिश में लिखा होगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कहां जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है और एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। जब उसे हटा दिया गया है तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला देख लीजिए, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में ये वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में ये वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30 में इसका वर्णन है। और लास्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अब हम आपको एक एक करके इसका डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहला देख लीजिए समानता का अधिकार। पहला देखिए समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। चलिए अनुच्छेद 14 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में कही गई है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे अनुच्छेद, ठीक है। जो महत्वपूर्ण होंगे हम आपको पढ़ाते चलेंगे, एक एक चीज समझाते चलेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको ये चीजें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 14 एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है देख लीजिए। अनुच्छेद 14 में कहा गया है भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 14 करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 कह रहा है राज्य को, देखिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं है ये अनुच्छेद 15, ये राज्य के लिए कहा गया है। तो राज्य का मतलब यहाँ पूरे भारत के लिए बात कर रहा है। तो राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। कि आप किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, उसके मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, उसके जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 कह रहा है सार्वजनिक नियोजन, जिसे कहते हैं सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में, कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता होगी। सार्वजनिक सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देगा अनुच्छेद 16, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, सबको सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में चलते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसमें। अनुच्छेद 17 हर एग्जाम में बहुत पूछे तो सभी जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत उन्मूलन। इसका मतलब ये है कि छुआछूत का अंत अगर कोई अनुच्छेद करता है तो अनुच्छेद 17 करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 17 आपके छुआछूत का अंत करता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं माना जाएगा, ये मना कर रहा है अनुच्छेद 17। चलिए अनुच्छेद 18 देख लीजिए, ये उपाधियों का अंत करता है। उपाधियां जो होती हैं, राजा रजवाड़े की जो उपाधियां हुआ करती थी, उन सभी का अगर अंत किया है तो अनुच्छेद 18 ने किया है। संविधान बनने के बाद ना कोई राजा होगा ना कोई रंक होगा, ये माना गया है कि राजा रजवाड़े की उपाधियां खत्म कर दी गई। केवल यहाँ पे 2 उपाधियां मानी जाएंगी। इसमें जो सैनिकों को मिलिट्री में जो उपाधियां मिलती हैं, आर्मी में जो उपाधियां मिलती हैं, वो उपाधियां मानी जाएंगी। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित जो उपाधियां मिलती हैं वो, जैसे आपने पीएचडी कर ली तो आपको डॉक्टरी की उपाधि मिलेगी, ठीक है ना। तो आपने डॉक्टरी डिग्री प्राप्त कर ली है तो वो उपाधि आपको मिलेगी। आर्टिकल 18 उसे अंत नहीं किया है। आपकी कर्नल की उपाधि जैसे मिली है आपको, तो उसका अंत 18 नहीं कर सकता, ठीक है ना। बाकी सभी उपाधियों का अंत कौन करेगा, आर्टिकल 18 करेगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। कहां से कहां तक वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। कितने प्रकार की अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, तो 6 प्रकार की। देखिए आपको मैं डिटेल, सुपर फास्ट वीडियो जरूर है लेकिन मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं। आपके पास लिखा है, आप इसे पॉज करके आप आराम से उसके नोट्स भी बना सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 19(1) का। इसमें क्या बात कही गई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बात को रखना। आप बोल भी सकते हैं, अपनी बात को रख भी सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 1 का, ठीक है ना। अनुच्छेद 19(1) खा जो है वो क्या बात कर रहा है, तो शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने की क्या स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 1 खा।
आप शांतिपूर्ण तरीके से बगैर युद्ध किए कोई भी सभा और या सम्मेलन कर सकते हैं, ये कह रहा है अनुच्छेद 1 खा। ठीक है ना। अगला है अनुच्छेद 1 गा, ये क्या है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं या संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 1 गा। अगला है अनुच्छेद 1 घा। अनुच्छेद 1 घा क्या कह रहा है, भारत में राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। ये किताबी लैंग्वेज है, इसका सरल रूप में समझ लीजिए, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, ये अबाध संचरण होता है, इसकी स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 1 घा। अगला है अनुच्छेद 1 अणा। ये क्या कह रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। पहले इसमें जम्मू कश्मीर को रोका गया था, लेकिन अब वहां पर धारा 370 का खत्म कर दी गई थी, तो वहां पर भी अब आप निवास कर सकते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता अगर आपको दे रहा है तो अनुच्छेद 1 अणा दे रहा है। अब देखिए अनुच्छेद 1 छा क्या कह रहा है, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसमें यह कह रहा है कि आप कहीं भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अगर कौन सा अनुच्छेद देता है आपको, तो अनुच्छेद 20 देता है। अब इसमें क्या है, ये 3 प्रकार का संरक्षण देता है। कौन कौन सा, ये पीसीएस 2023 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहां से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, आप उसका अगर नहीं देखें तो उसका एक बार पेपर, इसका एनालिसिस हमने कराया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसका पेपर देख सकते हैं। उसके पेपर में ये दिया हुआ है, इसका डीपली क्वेश्चन आया था, और ये जो डीपली क्वेश्चन था वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1) में क्या क्या गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य न किया हो जो उस कार्य को करते समय लागू किसी विधि के अधीन अपराध है। मान लीजिए कोई अपराधी नहीं है और आप उसे अपराधी सिद्ध कर रहे हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है, जो ऐसी कोई विधि बनाई गई है जो अपराध की श्रेणी में आती हो, फिर अगर आप ये कहें कि वो दोषी है तो उसे दोषी नहीं समझा जाएगा, उसे इसका बचाव दे रहा है, तो अनुच्छेद 20(1). दूसरा है अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) ये कह रहा है दोहरे दंड के संरक्षण का प्रावधान, अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और उसे 14 वर्ष की सजा सुना दी गई है, ठीक है ना, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है किसी के मर्डर करने पर, तो आप जैसे उसका निर्णय जो दिया है हाई कोर्ट ने दिया है, बाद में दूसरे पक्ष ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सजा फिर से दोबारा से उसी दंड के लिए दोबारा से 14 वर्ष की सुना दे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोहरे दंड का संरक्षण प्रदान अगर कौन कर रहा है, तो अनुच्छेद 20(2) कर रहा है। अगला है अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) क्या कह रहा है, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, जिसने जो अपराध किया है उसके लिए बात कर रहा है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध कोई गवाह नहीं बन सकता, ये कह रहा है अनुच्छेद 20(3). ठीक है ना, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए पॉलिटी बहुत कठिन होने वाली है। ठीक है ना, भारतीय संविधान बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से समझ लीजिएगा कौन से अनुच्छेद में बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 देख लीजिए। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ये अधिकार आपको देता है। अनुच्छेद 21, ठीक है ना, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे जीने का अधिकार कहते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपोर्टेंट डबल या ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 21 का में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का को भारतीय संविधान में? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। दोनों चीजें तो याद हो गई। चलिए इसमें देख लीजिए अनुच्छेद 21 का में और क्या कहा गया है। इसके शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत राज्य, देखिए किसके लिए बात कर रहा है? राज्य के लिए बात कर रहा है। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। कौन प्रबंध करेगा? तो राज्य करेगा, सभी बालकों के लिए करेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण अगर दे रहा है तो अनुच्छेद 22 दे रहा है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण अनुच्छेद 22 दे रहा है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा था आपसे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये दशाएं कौन कौन सी हैं? जैसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। मान लीजिए किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो आप वारंट तो पूछ सकते हैं, वारंट जारी हुआ कि नहीं हुआ। अगर वारंट जारी हुआ है तो किस बेस पे हुआ है, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको मिलेगा। दूसरा है अपनी रुचि के विधि व्यवसाय, जिसे अधिवक्ता कहते हैं, उससे परामर्श और बचाव का अधिकार। आप अपनी रुचि से अपना वकील कर सकते हैं, उससे परामर्श ले सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, इसका अधिकार भी देता है अनुच्छेद 22। तीसरा है गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। कभी कभी ये होता है कि पुलिस अगर आपकी जानकार नहीं है तो भारत में जो पुलिस है आपको गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कोई अन्य दबाव भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत करने का अधिकार, ये बात कही गई है अनुच्छेद 22 के तहत। और जितनी भी पुलिस कार्यवाही है उनके तहत फिर वारंट निकल जाता है कि आप 24 घंटे, रीज़न बताइए कि आपने ये 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश नहीं किया। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इन 24 घंटे में यात्रा के लिए आवश्यक समय नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मजिस्ट्रेट दूर है तो इसमें आपकी यात्रा के लिए आवश्यक समय नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे लेट हो गए फिर कार्रवाई आपके खिलाफ हो गई, नहीं, इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको क्वालिटी अच्छी लगी कि नहीं लगी, कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको हमारे चैनल के टीचरों की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर है, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी आपके मौलिक अधिकार में है, शोषण का विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी बात की गई है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के साथ दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध। आपको दुर्व्यापार के बारे में समझा दे रहे हैं। मानव के साथ दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध कर रहा है अनुच्छेद। प्रतिषेध मतलब रोकना होता है, आपको हम बता दें, ये तो किताबी लैंग्वेज है। मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम को रोकना अगर कोई कह रहा है तो अनुच्छेद 23 कह रहा है। मानव दुर्व्यापार क्या है? मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत दास प्रथा। जैसे पहले क्या होता था कि दास बना लिया जाता था, नौकर बना लिया जाता था और वो बिगर पैसा दिए या कुछ पैसा दिए अपने घर पे वो रख लेते थे, काम करवाते रहते थे, खाना देते थे, वो थी दास प्रथा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं मानव दुर्व्यापार। तो दास प्रथा इसमें आएगी, बालाश्रम इसमें आएगा। मनुष्यों को वस्तुओं के भांति क्रय विक्रय, मान लीजिए उसकी खरीद फरोख्त जो होती थी उसका क्रय और विक्रय होता था मानव का, ये भी मानव दुर्व्यापार में आएगा। साथ ही साथ स्त्रियों और बच्चों के साथ अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी मानव दुर्व्यापार में आता है और इसी को रोकता है अनुच्छेद 23। इसे कौन रोक रहा है? अनुच्छेद 23 रोक रहा है। अनुच्छेद 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डबल स्टार वाले हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 कह रहा है कारखानों, खानों
या अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में व भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किया गया है, रोका गया है। अगर 14 वर्ष से कोई बालक कम है तो उसे खानों, कारखानों और जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसे रोक रहा है तो अनुच्छेद 24 रोक रहा है। ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देख लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 25। अगर आपसे पूछे कि सिंधियों को, जो सिंधी लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, उन्हें कटार रखने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कौन सी आर्टिकल में? तो वो भी अनुच्छेद 25 में। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अगर दे रहा है तो अनुच्छेद 26 दे रहा है। अगला है अनुच्छेद 27। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म के बढ़ावा देने के लिए टैक्स संबंधी स्वतंत्रता। टैक्स संबंधी स्वतंत्रता अगर आपको प्रदान कर रहा है तो अनुच्छेद 27 कर रहा है। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कह रहा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी शिक्षण संस्था में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपको मना कर रहा है अनुच्छेद 28। चलिए अगला अनुच्छेद देख लीजिए। अगला जो है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? यह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 कह रहा है, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 29 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, जैसे बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, ये सब किस में आते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार अगर दे रहा है, अनुच्छेद 29 दे रहा है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। ठीक है ना, जैसे आप मदरसे खोल सकते हैं या फिर आप कोई बौद्ध का एजुकेशन वाला विद्यालय खोल सकते हैं, या आप देखते हैं कि जो भी कॉन्वेंट स्कूल बन रहे हैं उसमें पादरी पढ़ा रहे हैं या फिर कोई सिस्टर पढ़ा रही हैं, तो ये सब क्या है? इंग्लिश में जो संचालित हो रहे हैं वो सब क्या है? अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है ना कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 32 पे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 31 के बारे में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर अब मौलिक अधिकार से वो हटा दिया गया है, कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 32 के बारे में देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या कह रहा है? इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय, कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी शरण ले सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और अनुच्छेद नीचे लिखा है अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में उपचार के लिए जा सकता है, हाई कोर्ट में वह शरण ले सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो। अगला इसमें है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।
ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही थी, इसलिए मैंने इसमें केवल आपके 5 टॉपिकों को डाला है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 का। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3, मतलब आपने क्या क्या पढ़ा है, भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिया और भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार थे वो कंप्लीट कर लिया। अब अपन लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4, अनुच्छेद 36 से 52 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखिए यहाँ पे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब एक एक करके देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। एक चीज़ हम आपको बता दें, अनुच्छेद 12 हमने वहाँ पे नहीं बोला था, अनुच्छेद 12 में भी राज्य को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 कह रहा है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माने जाएंगे। जैसे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे मौलिक अधिकार के हनन होने पर, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना। तो आपके वाद योग्य नहीं माना गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कह रहा है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38, राज्य जो है वो लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। ये कौन करेगा व्यवस्था? राज्य करेगा, अनुच्छेद 38 के तहत। अगला है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, सामान्य न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह आपको प्रदान कर रहा है अनुच्छेद 39। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। अगर आपसे पूछेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 29 घ में है। वहां पे नहीं डाला है, हमने यहीं पे डाल दिया है, 39 घ में है, यहाँ पे डाल दिया है। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39। अगला डबल स्टार लगा लीजिए अनुच्छेद 40 पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान अगर पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41 में है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को क्या क्या पाने का अधिकार होगा? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 42 कह रहा है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, जिसे प्रसूति सहायता लिखा है यहाँ पे, प्रसूति का मतलब होता है प्रेग्नेंट है, तो उसकी सहायता देगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुटीर उद्योग को कौन सा अनुच्छेद प्रोत्साहित कर रहा है? तो ये प्रोत्साहित करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 43 के तहत। चलिए अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 कह रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। यहाँ पे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर पीसीएस 2013 में क्वेश्चन आया था कि समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। कौन सा राज्य है वो? गोवा राज्य था। अगला है अनुच्छेद 45। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 45 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। वहां पे अनुच्छेद 21 का में ये बात कही गई थी, वो मौलिक अधिकार था और ये नीति निर्देशक तत्व है, और जिसमें अनुच्छेद 45 में यही बात कही गई है डिट्टो। अगला है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कह रहा है अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान अनुच्छेद 46 कर रहा है। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है बच्चों? अनुच्छेद 47 कह रहा है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। पोषण और जीवन स्तर के लिए
लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य दे रहा है, अनुच्छेद 47। अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का ये आपके पर्यावरण का जो पेपर होता है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन टेट में कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 48 का करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 49 देख लीजिए, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का ये संरक्षण करता है। अब ये कौन से स्थान है महत्वपूर्ण, तो जितने भी, जैसे मान लीजिए कोई किला है या कोई ऐसी विरासत स्थल है जहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, लोग क्या करते हैं लिख देते हैं वहाँ पे थूक देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये नीति निर्देश मौलिक कर्तव्य में आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ये चीज़ गलत है। तो 49 कह रहा है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है, डबल स्टार लगाइए अनुच्छेद 50 पे और अनुच्छेद 51 पे, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 50 कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका को विभाजित, कार्यपालिका को न्यायपालिका से विभाजित किया गया है, अलग किया गया है, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान कौन कर रहा है, तो अनुच्छेद 51 कर रहा है। चलिए अब आते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे भाग 4 का में। ध्यान से देखिए कौन सा भाग है, भाग 4 का है, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 51 का है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है, भारत के संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बात सत्य है कि पहले भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। फिर क्या हुआ कि संवैधानिक ड्यूटीज आ गई, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई। ये समिति का नाम याद कर लेना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, संख्या कितनी है, 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, और ये जो मौलिक कर्तव्य था वो भी शिक्षा से संबंधित था। चलिए इसमें देख लीजिए अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। ये पिछली बार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अभी हम आपको बता दें ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हैं ये। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्न हैं। एक एक करके इनके बारे में देख लीजिए, फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। संविधान के आदर्शों, आदर्श कौन, जो भी महापुरुष हैं उनकी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करेगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं करेगा। और जितने भी महापुरुष हैं, आदर्श हैं, आज तक जो आदर्श बने हैं भारत के लिए, उनका भी क्या करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा। ये बात करी गई है मौलिक कर्तव्य में, आपकी ये कर्तव्य है। ठीक है ना। अगला दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे तथा उनका पालन करे। ठीक है ना, उनके जो जिसने हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है, ऐसे महापुरुषों को हृदय में संजोए रखें, साथ ही साथ उनका पालन करें। उनके जो भी वाक्य हैं, उनकी जो भी निर्णय हुए हैं, उनका वो पालन करें, साथ ही साथ उन्हें हृदय में संजोए रखें। तीसरा है, भारत के सभी नागरिकों को यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें, सहायता करें और उसके अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, अगला है इसमें चौथा जो है, भारत के नागरिकों को यह भी कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे। अगर कोई संकटकालीन स्थिति आ गई है, आप आर्मी में नहीं है, आप पुलिस में नहीं है, लेकिन आपको स्थिति को फेस करना है, तो हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि संकटकालीन स्थिति में वह देश की रक्षा करेगा। अगला है पांचवा, सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों की समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें। भाईचारे की भावना होगी
तब एक दूसरे को वो बढ़ते देख सकते हैं। अगला है छठवां, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत की सांसायिक सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसको अपनाएं और परिरक्षण करें। ये बात कही गई है छठवें में। सातवें में देख लेते हैं, सातवां क्या कह रहा है, सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही साथ क्या करें, उनका संवर्धन करें। तो आपको हम बता दें कि ये जो कौन से वाला था आपका जो सातवां वाला था ना, सभी नागरिकों का कर्तव्य ये होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, सातवां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां देख लीजिए, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षा रखें। अभी हमने आपको बताया सार्वजनिक संपत्तियां जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे जो भी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे थूक देते हैं, गुटखा खा के थूक दिया, पान तम्बाकू खा के थूक दिया, या फिर वहीं पे सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, वहीं पे शराब पी रहे हैं, तो सारा, या फिर किले पे बैठ गए, ऐसी जगह पे जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे बैठ गए, ये सब चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, तो गलत है। वहाँ पे सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें। 10वां यहाँ पे है, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की और बढ़ने की कोशिश करें, उत्कृष्ट करने की कोशिश करें और बढ़ने की कोशिश करें। अगला है, लास्ट है आज का, इसमें सभी माता पिता और संरक्षण का जो भी संरक्षक है बच्चों का, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। क्या करेगा? शिक्षा प्रदान करेगा। यही बात आर्टिकल 21 का में कही गई थी और जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा वहां जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में, और यहां जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य में। आज हमने आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 5 टॉपिक थे, वो हमने तैयार कराए हैं, उनका फटाफट रिवीजन कराया है। आगे चल के हम इसी टॉपिक से संबंधित आपके एमसीक्यू भी तैयार करा देंगे, तो ये पूर्ण रूप से आपको तैयार हो जाएगा। आपको इस चैनल पर शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है, टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और हम लोगों को रिजल्ट दीजिए। आपके रिजल्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए, इसमें आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें वो लिख के बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है इसी नाम से है, सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के नाम से है, आपको वो ज्वाइन करना है, तभी आपको पीडीएफ, ये वाली वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ पिछली वीडियो की कुछ पीडीएफ उस पर हमने डाल रखी हैं, तो आप अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करेंगे तो हम उस पर पीडीएफ डालना प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद।